अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप लोगों का जो टॉपिक अभी चल रहा है बुक में, जो आपको रीडिंग तो सारी मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट डे कि आपने तमाम रीडिंग मुकम्मल कर लेनी है। अब इसके बाद देखिए तो आपके इस यूनिट में यहाँ पे आपका है जी, जो आप आखिर में एग्जांपल्स थी, एग्जांपल्स तो आपको क्या करना है, यूनिट 6 की जो एग्जांपल्स है ना, आखिर में एग्जांपल 1 और 2 दीज आर टू बी डन प्रैक्टिकली। तो आपको वो रीड आपने किया तो गुड एंड वेल, नहीं तो बाद में आप दोबारा से रीड करके आखिर में प्रैक्टिस भी आपने उसकी करनी है, जो आपको मैं टास्क के तौर पे दूंगा जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। जो टॉपिक आपके रिमेनिंग है, रिमेनिंग टॉपिक्स आपके हैं कि जी फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो कैसे करते हैं, फिर मर्ज एंड सेंटर कैसे करना है, और इसके बाद आपको जो नज़र आ रहा है वो हैं उसके फंक्शंस कुछ, और ये हम देखेंगे बारी बारी। सबसे पहले तो फॉर्मेटिंग क्या होती है, आपने वर्ड में भी फॉर्मेटिंग की, मींस के बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना, फ़ॉन्ट का टाइप चेंज करना, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, और अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। ये आपने वर्ड में भी पढ़ा है, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपको जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है उससे मुतल्लिक ये बात बताई जा रही है कि उसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल में हमने बल्कि ऐसे कि कुछ फ़ाइल सेव की हुई थी जो पहले से आपको रिज़ल्ट शीट दिखाई थी एक्सेल में। हम उसी को ओपन कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, और ये वाली आपकी फ़ाइल थी। यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपका यहाँ पे नीचे टैब्स में जो क्लास 7 के लिए था हम वो ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब आपको जूम व्यू इसमें मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये पहला, ये जो हमने इनको मर्ज किया हुआ है, ठीक है, इकट्ठे सारे सेल्स आपको ए बी सी डी सारे देखें इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। मींस के इनमें जो कुछ लिखा हुआ है वो सब में अलग अलग होना चाहिए, लेकिन इन सेल्स को आपने मर्ज किया हुआ है। ये मर्जिंग कैसे करते हैं ये भी आगे आएगा। तो पहले तो हम जो चीज़ कर रहे हैं वो है कि इसकी फॉर्मेटिंग करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर 1 में देखिएगा इसको, यहाँ पे इसको देखें तो ये बोल्ड है, ऊपर आपको बी जो है वो हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा है। मैं बता देता हूँ आपको, मैग्नीफायर यूज़ करके वहाँ से बता देता हूँ। तो ये अगर आप सामने देखें तो यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ये 1 है, इस पे क्लिक किया इस सेल पे यहाँ पे, और ये सेल नंबर B5 है, ठीक है, सेल का एड्रेस। ऊपर आप देखें तो ये वाली फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, इसमें बोल्ड हुआ हुआ है ये, ठीक है। आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो बोल्ड है, इसीलिए बी आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। आप इटालिक पे क्लिक करें तो ये इटालिक भी हो जाएगा। अब देखें बाकी सीधे लिखे हुए, ये थोड़ा सा राइट साइड पे झुका हुआ है। इसको अंडरलाइन करना हो, ये इस यू पे क्लिक कर देंगे तो, या कंट्रोल यू कर देंगे, जैसा कि आपने वर्ड में शॉर्ट कर पढ़े थे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन के, तो सेम वही है। यहाँ पे ये देखें ये अंडरलाइन हो गया है, इसको भी हम हटा देते हैं या कंट्रोल यू कर देते हैं। अब इसका साइज़ कैसे चेंज करते हैं, ये आपने सेलेक्ट किया हुआ है सेल जिसमें आपने फॉर्मेटिंग करनी है, इसका साइज़ आप यहाँ से ये फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर रहे हो, हम कहते हैं 31। अब ये देखें इतना बड़ा ये हो गया है, 31 इसका साइज़ है, जबकि दूसरा इसका देखें तो ये आपको 18 नज़र आ रहा है, जबकि ये नंबर 1 जो लिखा था हमने सेल B5 में वो 36 इसका साइज़ हमने किया है। इसके बाद अगर आप अगेन देखें तो कुछ और मज़ीद फॉर्मेटिंग जो है हम इसके अप्लाई करते हैं। जैसा कि हमने बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन किया, इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया, अब हम फ़ॉन्ट टाइप चेंज करते हैं। सेलेक्ट किया हुआ हमने सेल और B5, और वहाँ पे आप क्या करो उसको चेंज कर दो, या यहाँ पे ये जो आपका लिखा हुआ है हम इसको चेंज कर लेते हैं। जैसा कि ये आपको कॉलेज का नेम लिखा हुआ है ऊपर, ये वाली चीज़ लिखी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फ़ॉन्ट कैलिब्री के बजाय, अब देखें आपको यहाँ पे राइट साइड पे ये नज़र आ रहा है, इधर ऑब्ज़र्व कीजिएगा,
जो भी फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसका इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप कैम्ब्रिया करते हैं या कोई और करते हैं या एरियल करते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो आपको नज़र आएगा कि उसकी वर्किंग कैसी है। तो ये आपने ऐसे चेंज करना होता है। ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट इस तरीके से आपने, जैसा कि वर्ड में करते थे, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट लिस्ट से आपने फ़ॉन्ट चेंज करनी होती थी। इसके बाद यहाँ पे अगर देखिए तो और क्या चीज़ थी जी, अलाइनमेंट। अब ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल मिड में नज़र आ रहा है। ये वाला आपको इस सेल को देखें तो इस सेल के दरमियान में अगर आप चाहते हैं कि ये नज़र आए तो आपको यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको कम कर लूँ तो आपको पूरा सेल नज़र आए। अच्छा, ये है जी आपका जूम व्यू था, इसको यूज़ करते। अब आपको पूरा सेल फिर भी नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको मज़ीद, अच्छा अब आपके सामने ये पूरा सेल है, ये वाला, ठीक है। इसको देखें तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसकी अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट का मतलब है कि वो सेंटर में हो, राइट पे हो। ये राइट अलाइंड हो गया, राइट साइड पे आ गया। इसको कहते हैं राइट अलाइंड। ये लेफ़्ट अलाइन, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन होता है, और ये है सेंटर अलाइन, ठीक है। तो ये आपने अलाइनमेंट पढ़ी हुई है। अलाइनमेंट ऑप्शंस जो वर्ड में होती हैं वो 4 हैं, यहाँ पे आपको 3 जो है वो अप्लाई हो सकती है। इसके अलावा और क्या चीज़ है जी, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना, और जो चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं हम उनको अगेन देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास इसको, ये फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, फ़ॉन्ट अलाइनमेंट हो गई, और फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट साइज़ जी, ये 4 इनमें थी वो हमने अप्लाई कर दी। अकॉर्डिंगली ये आप उसके मुताबिक कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरत हो। इसके बाद अगला जो टॉपिक आ जाता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर कैसे करना है? मर्जिंग का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि कुछ सेल्स जो हैं, मर्ज का मतलब होता है, ये आपने पहले उस चैप्टर में पढ़ा भी है, मर्ज का मतलब है मिलाना। वहाँ पे आपको याद हो तो ये आपके जो टेस्ट हुए थे अभी रिसेंट क्वार्टर, इससे पहले हमने जो रोज़ एंड कॉलम्स की एग्जांपल ली थी मर्जिंग का, जब हम मेल मर्ज पढ़ते थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वर्ड में आप सॉरी एक्सेल में आपको ये वर्ड वहाँ पे भी यूज़ होता नज़र आएगा। इसका मतलब क्या है? तो मर्ज का मतलब होता है मिलाना। अभी आप ऑब्ज़र्व करें ऊपर तो ये CDEFGH, जब इस सेल पे क्लिक करते हैं तो तमाम सेल्स जो हैं वो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गए हैं, ये तमाम कॉलम्स हाईलाइट हो गए हैं कि ये इनका टाइटल लिखा हुआ है CDEFGH, मीन्स के इन तमाम को आपने मिलाया हुआ है। अब यहाँ पे क्लिक करें, ये वाला सिर्फ B है, इस पर क्लिक करें तो BCDEFGHIJKLMM तक चला जाता है। ये इसका मतलब है कि आपने इन तमाम को क्या किया हुआ है? मर्ज किया हुआ है। मर्ज करने के लिए आप सबसे पहले तो सिलेक्ट करते हैं। ये सेल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये आपका रोल नंबर है। शिफ्ट आप प्रेस करेंगे और फिर शिफ्ट की आपने होल्ड करनी है। प्रेस एंड होल्ड का मतलब है आपने दबाए रखनी है, और साथ में एरो कीज़ जो है वो यूज़ करनी है। राइट साइड पे हमने सिलेक्शन करनी है तो ये राइट साइड पे इसको राइट एरो की हमने यूज़ की है। अब इसके बाद कहाँ तक आपने सिलेक्शन करनी है? आपने करनी है यहाँ तक, जस्ट ये 2 सेल सेलेक्ट, या इन तीनों चारों को कर लेते हो तो फिर अब ये 4 सेलेक्ट हो गए, ठीक है। रोल नंबर, नेम, ऑब्टेन मार्क्स और रिमार्क्स, इन तमाम को सिलेक्ट करने के बाद आप कहते हो इनको आपने मर्ज करना है। तो मर्ज का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको ये ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वर्ड 2010 में ऐसा है। नहीं तो आप ये कर सकते हो कि राइट क्लिक करोगे, और राइट क्लिक करके आपको फिर फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा, और फॉर्मेट सेल्स में जाके आपको इनकी यहाँ पे आपने देखना है कि अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट भी नहीं जी, मर्ज, अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में आपको मर्ज नज़र आ रहा है। यहाँ पे मर्ज सेल्स का हम अगर टिक कर देंगे इसको, ये अगर सिर्फ आपको डॉट नज़र आ रहा है, डॉट का मतलब है कि सब पे मर्जिंग अप्लाई नहीं हुई हुई।
अगर बिल्कुल ब्लैंक है तो मतलब किसी पे अप्लाई नहीं हुई। जब आप टिक कर दोगे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगी। ये अब आपको सिलेक्शन जो है वो अकॉर्डिंगली, अब देखें सिर्फ रोल नंबर आपको नज़र आ रहा है, पहले कैसा था, और अब ऊपर सिर्फ आपको रोल नंबर नज़र आ रहा है। तो ये आपने मर्जिंग, ये पहले इस तरह का नज़र आ रहा था, रोल नंबर, नेम, ऑब्टेन मार्क्स, और जब आपने मर्ज किया इनको तो अब देखिएगा सिर्फ, तो मर्ज का मतलब ये होता है कि तमाम सेल्स को आप इकट्ठा कर देते हैं, मिला देते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि आपको कोई चीज़ लिखनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने यहाँ पे ये जो नाम लिखना था ये सब पे आना चाहिए, तो आप जो चीज़ कॉमन होती है उनको तमाम के ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो एक्सेल में हम इसके लिए मर्ज का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम इन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट की मैंने दबा के रखी, या ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं कि ये आपने माउस से सिलेक्शन की है, लेफ़्ट माउस बटन दबा के रखा प्रेस करके, और फिर एरो में इसको ड्रैग किया माउस को, तो आपको ये सिलेक्शन इस तरीके से करनी होती है। दूसरा तरीका, आपने ये सेल सेलेक्ट किया और शिफ्ट की जो है वो आपने दबा के रखनी है, और राइट या लेफ़्ट अगर आपने जिस साइड पे सिलेक्शन करनी है वो आपने एरो की यूज़ करनी है, शिफ्ट की को दबा के, ये सिलेक्शन हो गई। तो और दूसरा, अगर आपने ऐसे सेल्स को सिलेक्ट करना कि जो दूर दूर हों, वो सिलेक्शन भी आपने पढ़ी है कि नॉन एडजेसेंट को सिलेक्ट करना, तो वो किस तरीके से करते हैं, वो कंट्रोल बटन प्रेस करते हैं और साथ में आपने उस सेल पे क्लिक करना है जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये सिलेक्ट करना है। अब ये देखें मुख्तलिफ़ जगहों पे ये सिलेक्ट हो रहे हैं, इकट्ठे नहीं है, नॉन एडजेसेंट है ये। तो ये वाली सिलेक्शन नॉन एडजेसेंट सिलेक्शन, एडजेसेंट जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, शिफ्ट की दबा के रखनी, साथ में एरो की यूज़ कर सकते हैं, या आप माउस के ज़रिए ये आपने सेलेक्ट किया और फिर ये लेफ़्ट माउस बटन प्रेस किए रखना है और ड्रैगिंग करनी है, तो ये आप सिलेक्शन इस तरीके से कर लीजिए। दोबारा से मैंने सिलेक्शन का बता दिया बता के आपको इसमें रिकॉल हो जाए जो पहले आपने सीखा था। यहाँ पे अब देखिए, अब हमने इनको मर्ज करना है, तो अब पहले तो मैंने डायलॉग बॉक्स से बताया कि राइट क्लिक करके आपने इसमें फॉर्मेट सेल्स पे चले जाना है, और दूसरे वाला ऑप्शन होगा अलाइनमेंट का, उसमें आके यहाँ पे टेक्स्ट कंट्रोल का ऑप्शन है और इधर लिखा होगा मर्ज, इसको टिक कर देंगे तो ये मर्ज जो है वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको यहाँ पे ऊपर रिबन में नज़र आएगा अलाइनमेंट के साथ, यहाँ पे ये मर्ज का है, तो मर्ज अक्रॉस, इसमें मर्ज सेल्स या मर्ज अक्रॉस, आप मर्ज अक्रॉस करते हैं तो जो तमाम जो सेल्स आपने सेलेक्ट किए होते हैं उनमें मौजूद टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से हो जाता है, जैसा कि अब आपको नज़र आ रही है। मर्जिंग इस तरीके से आपने अप्लाई करनी। दूसरा आपको डायलॉग बॉक्स वाला इससे पहले बताया है, तो ये दोनों तरीके हैं मर्जिंग करने के। ये हो गया जी। तो इसके बाद जो मर्ज क्यों किया जाता है ये आपने रीडिंग में पढ़ा भी है, और यहाँ पे भी इसमें कुछ लिखा होगा मर्ज, इसकी पर्पस क्या है और होता क्या है मर्ज करना। ठीक है। अ यूनिक फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एक्सेल इज़ मर्ज एंड सेंटर फीचर। तो मर्ज एंड सेंटर का ये आपने पढ़ा। अब इसका आगे उन्होंने मेथड लिखा हुआ है डिटेल जो थोड़ी सी। फिर आ गया हमारे पास फंक्शंस कौन कौन से हैं। आपको अगर आप देखें तो फंक्शंस यहाँ पे गिवन है, सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, और मिनिमम के लिए मेन लिखा हुआ है। तो ये 5 यहाँ पे, बल्कि 4 हैं, आई थिंक 4 आपको इसमें बताए गए हैं, 8 क्लास में 6 हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि फंक्शन सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई होगी, फंक्शंस आर प्री डिफाइंड या प्री रिटन फार्मूला दैट परफॉर्म स्पेसिफिक कैलकुलेशंस, ये आपको इसकी डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आएगी। ठीक है। उसमें ब्लॉक में भी हो सकती है, विद इन पैराग्राफ्स हो सकती है। आगे फिर उनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। पहले तो है सम फंक्शन। सम आपको पता है मैथमेटिक्स में कोई नंबर्स को जब आप प्लस करते हो, टोटल करते हो, तो उसको आप नाम देते हो सम का। ठीक है। तो टोटल ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ इज़ फाइंड बाय यूजिंग सम, तो सम फंक्शन। अब देखें जो भी फंक्शन है उसके साथ आगे आपको ब्रैकेट नज़र आएंगी। ये ब्रैकेट्स किस लिए होती हैं, ताकि इन फंक्शंस को आप कोई वैल्यू जो है या कोई सेल की रेंज वगैरह बताएंगे।
जो इससे पहले ये नाम लिखा हुआ है ये फंक्शन का नाम होता है, और ये आपको क्या करता है कि आपने उसमें बता दिया कि ये वाला फंक्शन की वर्किंग जो है वो पहले से डिफाइंड होती है, आपको ख़ुद से नहीं बताना पड़ता कि ये इसको ये करना है। जब आप सम लिखते हो ना, तो सम का मतलब है कि उसकी वर्किंग पहले से बताई गई है। जो जब कंपनी ने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो उन्होंने इसकी वर्किंग बताई हुई है। अब जब आप सम करोगे तो साथ में ब्रैकेट में जस्ट आपने वैल्यूज़ बतानी है, कॉमा से उनको सेपरेट कर सकते हो या पूरी रेंज बता सकते हो। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ सम की। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इनको ले लेते हैं। ऊपर आपके यहाँ पे कितने, बल्कि ये वाला जो है यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ। ये आप देखिएगा, सेल मैंने सेलेक्ट किया है n और रो है 5, ठीक है। तो ये सेल नंबर N5 है जो इसकी लोकेशन है। जूम को हम ये थोड़ा सा इन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कुछ वैल्यूज़ को प्लस करना है, कुछ वैल्यूज़ को प्लस करना है। मैं कहता हूँ ये 1 2 3 और 4 इन वैल्यूज़ को प्लस करना है। तो तरीका ये है कि यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट कर लूँ। ये वैल्यूज़ हैं, सेल नंबर है ये जी I से I6 7 8, ठीक है। I6 I7 सॉरी I5 I6 7 I5 से लेकर I8 तक। तो मैं अगर इनको ऐड करके यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो जो भी आप फार्मूला यूज़ करेंगे उससे पहले इक्वल टू लिखना लाजमी है। ये फार्मूला बार पे लिखें या यहाँ पे लिखें, एक ही बात होती है। जो आपको यहाँ पे भी, जो आप इधर सेल में लिखते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है फार्मूला बार में, ठीक है। जब आप सिंपल वैल्यू लिखते हैं तो आपको इज़ इक्वल टू नहीं लिखना होता, लेकिन आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, कोई प्लस माइनस कर रहे हैं, तो आपको इक्वल टू लिखना पड़ता है। इसके बाद देखिए इक्वल टू लिखा हुआ है और सम मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अब देखें, आपको लिस्ट ऑफ फार्मूलाज ये नज़र आ जाती है, ये सारी आपको लिस्ट नज़र आ रही है। इसमें सम लिखा हुआ, तो हम सम को कैसे यूज़ करना है, जब ब्रैकेट्स आ गई। अब नंबर 1 इसमें क्या है, मैं कहता हूँ कि नंबर 1 है ये I, और I कॉलम में नंबर 1 वैल्यू 5 है, तो वो I5 ये वाली वैल्यू सेलेक्ट हो गई। जो I5 पे पड़ी थी वो 35 है। फिर मैं कहता हूँ इससे आगे I6 है, कॉमा से भी मैं लिख सकता हूँ, I7 कर लेता हूँ। अब देखें, ये वाली 6 को छोड़ दिया, 7 को कर लिया, कॉमा से हम ये कर सकते हैं। और 7 से आगे आप कहते हैं कि 7 से लेकर आप इसको 10 तक कर दो, तो आपने लिखा I10। अब ये आगे वाली वैल्यूज़ जो हैं वो ये देखें, आपको ये ग्रीन नज़र आ रही हैं, ठीक है। जो पहले है ये ब्लू और ये वाली आपको ग्रीन नज़र आ रही हैं। तो ये I7 से लेकर I8 I9 I10 यहाँ तक ये सिलेक्ट की है। तो फिर आप इनको ब्रैकेट ये क्लोज़ कर दोगे, तो अब इनका सम आपको 51 नज़र आ रहा है। ये इनको प्लस करके आपने ये काउंट किया है। दूसरा तरीका, आपने इनको ये जो आप रेशो का सिंबल नज़र आ रहा है ना, ये आप रेंज बताते हो। जो पहली वाली वैल्यू होती है वो ये आ गई, और आखिरी वाली वैल्यू कौन सी है वो आपने इसके बाद बतानी होती है। तो यहाँ से स्टार्ट करता है 7 से और 10 तक लेके जाता है। ये तो सम जो है वो इस तरीके से, ये आपको कहते हैं रेंज, ठीक है। ये आप सम में भी कर सकते हो, और जहाँ पे और कोई एवरेज हो वहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो रेंज भी आप कर सकते हो, साथ में कॉमा के साथ भी सेपरेट कर सकते हो। जैसा कि आप कहते हो I5 I6 I7 को आपने प्लस करना है, I6 कर लिया, कॉमा और I7 आपने कर लिया, बाकियों को हम रहने देते हैं। तो ये 3 सेल्स को सिर्फ प्लस कर रहा है। तो ये 3 तरीक़ों से हो सकता है। 2 चीज़ें आपने देखी, सॉरी, यहाँ पे I5 I6 I7 कॉमा से आप लिखो या आप पूरी रेंज बता दो, पहला नंबर बताओगे और आखिरी वाली की लोकेशन बताओगे, तो नंबर के बजाय आप जो है वो यहाँ पे सेल की लोकेशन, ताकि आप नंबर चेंज करेंगे तो वो वहीं से ले लेगा। सॉरी, यहाँ पे I10 तक हम कहते हैं कि हो जाए। तो
ये वाला आ गया आपका I10। ये अब देखें पूरा यहाँ पे ये सिलेक्शन हो गया है। इन तमाम को प्लस करके तो वो वैल्यूज़ बता देगा आपको 162। दूसरा तरीका जो इसमें आगे है कि आपको कोई नंबर जो है वो एज इट इज़ सिर्फ नंबर्स आपने प्लस करने हैं। तो आप वो किस तरीके से कर सकते हो कि आप यहाँ पे 5, 10। अब इसमें आपको प्लस सिंबल नहीं लिखना होता, ठीक है। वर्किंग इसकी पहले से बताई गई है। ये जितने भी नंबर हैं इन तमाम को वैल्यूज़ को आप ऐसे लिखते रहोगे और ये और ये ऐसे। अब जितने भी हैं उन सबको ये सम कर दिया इसने, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें कॉमन नज़र आ रहा है, प्लस सिंबल आपने नहीं लिखना होता। ये इसका सिंटेक्स है, इसको यूज़ करने का तरीका है सम फंक्शन को। नेक्स्ट जो है हमारे पास एवरेज यहाँ पे होगा, और जी नेक्स्ट है आपका एवरेज फंक्शन। एवरेज का जो फंक्शन है वो किस लिए यूज़ होता है कि आपने पहले सम करना होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ठीक है। सम ऑफ़ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जब मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो एवरेज हमने यहाँ पे फाइंड नहीं की हुई। हम कहते हैं ये जो 5 यहाँ तक नंबर है ना, इस पूरी रेंज की हम क्या करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं। तो ये इसका फार्मूला क्या है जी एवरेज का। यहाँ पे आपने लिखा, सेल को पहले सेलेक्ट किया, जहाँ पे करना है इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लाजमी लिखना है, कोई भी फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। और एवरेज है ये, तो आपने वो लिखा एवरेज। जैसा कि आप इसको डबल क्लिक यहाँ पे कर देंगे तो ये एवरेज जो है वो आ गया। एवरेज के बाद आपने ये आपको अब नीचे इसलिए नज़र आ रहा है कि हमने जूम किया हुआ है और सेल की जो यहाँ पे है कि आपने विड्थ जो है वो सेट नहीं की हुई, ठीक है, इसलिए। अच्छा, एवरेज के बाद आपने बता दिया यहाँ पे कि हम कहते हैं आई, और I5 से लेकर I15 तक जितने भी नंबर हैं उन तमाम की एवरेज। तो हमने एक पूरी रेंज बता दी है, ठीक है। ये I15 तक जितने भी नंबर हैं उन सब की एवरेज फाइंड करनी है। तो ये आपने रेंज एक बता दी। अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जी, अब ये एवरेज आपने ये ऐसे फार्मूला ये लिखा था। तो अब ये देखें, ये सेल्स आपने रेंज में बताए थे, ये तमाम उसने सेलेक्ट कर लिए और इन पे ये अप्लाई कर दिया, एवरेज फाइंड कर दी। तो एवरेज इनकी ये बनती है, एवरेज जो है वो 30 बनती है। तो ये तरीका है आपका एवरेज फाइंड करने का। इसके बाद आपको जो चीज़ गिवन है, अगेन हम साइड पे आते हैं, अगला फार्मूला आपका मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब है आपने एक रेंज बताई, बहुत सारी वैल्यूज़, दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़, उसमें आप कहते कोई सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। हम इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, हम पहले तो इक्वल टू यहाँ पे, और जिस सेल में भी आपने फार्मूला अप्लाई करना है, जहाँ पे आप कहते हो कि इधर वैल्यू आनी चाहिए, आंसर यहाँ पे आना चाहिए, तो आप उस सेल को सिलेक्ट करोगे, उधर इक्वल टू आएगा सबसे पहले। मैक्स फंक्शन, मैक्स आपने लिखा, इसके बाद ब्रैकेट्स आ जाएंगी, यहाँ पे आप नंबर बताओगे। आप क्या, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 नंबर हैं, 233, कंप्यूटर से पूछते हैं ये क्या बताएगा, ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपने 3 वैल्यूज़ एंटर की हैं। अब मैंने इसको एंटर किया फार्मूला को, तो आपको सबसे बड़ी वैल्यू 4765 आपने एंटर की थी, तो ये वाली वैल्यू उसने आपको आउटपुट में दी है 4765, 3 वैल्यूज़ में से। दूसरा तरीका, ये तो 3 वैल्यूज़ थी। अब अगर पूरी रेंज हो वहाँ भी ये हो सकता है। आप बताओ जी, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कहता हूँ कोई, ये रेंज हम इधर से सिलेक्ट कर लेते हैं, के से इसमें हम कर लेते हैं के 5 से लेकर के 15 तक, यहाँ पे अप्लाई किया। अब इनमें सबसे जो ज़्यादा जो वैल्यू है वो है 32,
तो ये उसने यहाँ से पिक कर ली, ठीक है। इनमें से उसने कैलकुलेट की कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी। इसकी वर्किंग बैक एंड पे डिफाइंड है। अब आपने नहीं बताया उसको कि कैसे ये आपने मैक्सिमम फाइंड करना है। इसी तरह मिनिमम, मिनिमम का भी यही है, सबसे कम वैल्यू, ठीक है। मैक्स मतलब सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करना, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना, और मिनिमम का मतलब सबसे छोटी वैल्यू। तो ये मिनिमम के लिए देखिए आपने मिन लिखना होता है, साथ में ब्रैकेट और आगे फिर वैल्यू। ये अप्लाई की तो इनमें मौजूद जो सबसे कम वैल्यू है वो यहाँ पे 8.8 है, वो उसने आपको आउटपुट में बता दी। तो ये तरीका होता है कि आपने फंक्शंस को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आपके 4 फंक्शन से, चारों की एग्जांपल हमने देखी है प्रैक्टिकली। आप ये इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसके बाद मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज और सम करने के बाद अब आपका अगला जो इसमें आ गया फार्मूला को यूज़ कैसे करना है। फिर आ गया प्रिंटिंग ऑफ वर्कशीट, ठीक है। प्रिंटिंग किस तरीके से की जाती है, सॉरी ये आपका हम आगे निकल आए इसमें। प्रिंटिंग ऑफ, ये आपका है जी यहाँ पे था, ये है प्रिंटिंग ऑफ वर्कशीट। तो आपने प्रिंट किस तरीके से करना है, ये यूनिट आपका एंड हो चुका है ऑलमोस्ट। इसमें आगे फिर तो आज आपका यहाँ तक ये यूनिट जो इसमें लास्ट टॉपिक है प्रिंटिंग ऑफ वर्कशीट। तो वर्कशीट को प्रिंट कैसे करना, अब देखें आपके वर्कशीट में डिफरेंट नीचे आपको ये तमाम नीचे नज़र आ रही हैं, तमाम का नाम अलग अलग है। ये तमाम वर्कशीट्स हैं। पूरी जो आपकी फ़ाइल होती है एक्सेल की, जैसा कि हमने ओपन की थी, वो कहाँ से ओपन की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली फ़ाइल थी आपकी एक्सेल की, ठीक है। ये एक्सेल फ़ाइल है, ये पूरी वर्कबुक है, ठीक है। तो जो नीचे आपको, जो नीचे यहाँ पे नाम नज़र आते हैं फ़ाइल ओपन करने के बाद, ये वाली टैब्स होती हैं, शीट टैब्स कहते हैं इनमें, यानी कि ये पेजेस हैं, जैसे बुक के पेजेस होते हैं। तो इसी तरह एक्सेल की जो फ़ाइल होती है वो वर्क बुक कहलाती है, और उसके जो पेजेस होते हैं उनको शीट कहते हैं, ठीक है। ये तो आपने शुरू में पढ़ा था। अब कह रहे हैं कि प्रिंटिंग किस तरीके से करनी है। आपने ये वाली शीट आपने सेलेक्ट करनी है सबसे पहले, और फिर कंट्रोल पी जो है वो, जिस शीट वो आप प्रिंट करना चाहते हैं कंट्रोल पी करेंगे तो आपके सामने फिर आपने प्रिंटर वगैरह सेलेक्ट करने के बाद ये सेटिंग है कुछ उसकी, और अगेन आपने यहाँ से क्या करना है, वो प्रिंट पे क्लिक कर देना है। कंट्रोल पी करेंगे तो आपको प्रिंटिंग के लिए ये काम करना पड़ता है, जैसा कि टेक्स्ट में रिटर्न है आपके पास। कंट्रोल पी है। दूसरा तरीका है कि आप सेलेक्ट करें वो एरिया जो आपने, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेलेक्ट करते हैं ये वाला एरिया जो हमने प्रिंट करना है। ये सिलेक्शन को आपने देखा था पहले किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आपने फ़ाइल मेन्यू पे गए, दो तरीके, कंट्रोल पी भी कर सकते हैं। फ़ाइल मेन्यू पे जाके आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद फिर आपके पास प्रिंट डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, कितनी कॉपीज़ करनी है, रेंज कहाँ से कहाँ तक, पेजेस की वगैरह, और ये सारी सेटिंग, और फिर प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी। तो ये तरीका है आपको अगर ये यूज़ करना हो प्रिंट कमांड जो, तो दो तरीक़ों से हो सकती है, फ़ाइल मेन्यू से और यूजिंग कमांड कंट्रोल प्लस पी। इसके बाद आपका यूनिट जो है वो एंड हो चुका है। तो अब आपको ये करना होगा, एग्जाम्पल जो आपको गिवन है आज के दिन के लिए, एक तो ये आप रीडिंग आपने कल कर ली थी, तो एग्जाम्पल 1 इज़ योर होम टास्क कि आपने वो प्रैक्टिकली करनी है, वो बनानी है, ठीक है। उस पर अगर आपको देखा जाए तो उसमें सारा स्टेप बाय स्टेप बुक में बताया गया है, जैसा कि यहाँ पे ये आपको इस तरीके से एक शीट जो है वो बना के बताई गई है, आपका बुक में डिटेल स्टेप्स के साथ बताई गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो ये आपने सीखी भी हैं, तो अब आपने इनको अप्लाई करना है। आपके पास ऐसी शीट जो है वो आपकी बुक में बनी हुई है, वो एग्जाम्पल 1 में पेज 71 और 72 पे आप देखिएगा, तो आपको ये करनी है। और जैसे चीज़ उसमें बताई गई है आपने वैसी ही चीज़ बनानी है
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। आपने जिन लोगों के पास कंप्यूटर में नहीं है तो आप मोबाइल पे कर सकते हैं, बट ये करना सबने लाजमी है ताकि आपको आइडिया हो। तो ये आपका आज का लेसन था। नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज वगैरह और जो इसके नोट्स वगैरह होंगे उन पे फोकस करेंगे, साथ में आपका ये एग्जांपल 2 भी आपने करनी होगी नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।